हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटर स्टाइल एंड सत श्री अकाल। मैं हूँ पिंकी और आज मैं आपको अपना एक्सपीरियंस और हॉस्पिटल का जो भी मेरे साथ हुआ वो जर्नी शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो मेरा एक्सीडेंट हुआ था 13 अक्टूबर 2024। काफ़ी महीने हो चुके हैं लेकिन स्टिल रिकवर नहीं हो पा रही हूँ और टाइम लगेगा। उस एक्सीडेंट में मैंने अपना बहुत कुछ नहीं सब कुछ ही खो दिया है। सबसे पहले तो अपना प्यार खो दिया है। हमारी लव मैरिज थी एंड इट वाज लाइक वेरी डिफ़िकल्ट। हमारी लव मैरिज थी। 9 इयर्स के बाद हमारी फैमिली माने थे दोनों की बिकॉज ऑफ आवर कास्ट इशू। दोनों की फैमिलीज़ को, सबसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड की फैमिली को ये रिश्ता मंजूर नहीं था बिकॉज ऑफ कास्ट इशू। हम लोग डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करते हैं, द मेन रीज़न। और कुछ भी रीज़न ज़्यादा तो कुछ था नहीं, बट ठीक है, हम लोगों ने अपनी अपनी फैमिली को मनाया था और हम लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। और फाइनली जब आपकी किस्मत आपकी फैमिली मानती है तो या तो आपका पार्टनर लॉयल नहीं निकलता है, और कुछ भी ऐसा होता है जब दोनों एक दूसरे के साथ लॉयल होते हैं तो आपकी किस्मत आपके साथ कुछ खेल खेल देती है। तो वही सब हुआ मेरे साथ। नवंबर में मैं अपने मायके आई थी बिकॉज ऑफ गणेश फेस्टिवल सेलिब्रेट करने, और अक्टूबर में मैं गई थी रिटर्न। 9 अक्टूबर में गई थी बैक टू बरेली अपने ससुराल। और उसके बाद 12 तारीख को दशहरा पूजा थी जो कि हमारे इन लॉज ने हमें बुलाया था। हम लोग बरेली में रहते थे और हमारे इन लॉज सिरौली में रहते थे, तो उन्होंने हमें बुलाया था वहाँ पे दशहरा पूजा के लिए। सब कुछ हो गया और पूजा वगैरह भी सब सही से हो गई, जो कि वीडियो मैंने आप सबके साथ शेयर किया है ऑलरेडी। और उसके बाद नेक्स्ट डे 13th मॉर्निंग में 7 बजे के आसपास हम लोग रिटर्न सिरौली से बरेली जा रहे थे बाइक से, जो कि हम लोग हर फेस्टिवल पे आते जाते रहते थे। हमेशा बरेली टू सिरौली जाते थे हर फेस्टिवल पे, क्योंकि मेरे हस्बैंड की फैमिली में ये रूल था कि शादी के 1 साल बाद तक हर पूजा उसी घर पे होगी, मेन घर पे जहाँ पे गृह प्रवेश हुआ था। तो गृह प्रवेश जो हमारा हुआ था वो मेरे इन लॉज के मेन वाले घर पे हुआ था, तो वहीं पे सारी पूजा अटेंड करनी होती थी, ये रूल था। तो 1 साल तक तो हम लोग गए, और उसके बाद इस साल भी हम लोग दशहरे पे गए और दिवाली में भी जाने वाले थे। पूजा अटेंड करने के बाद नेक्स्ट डे हम लोग जा रहे थे बिकॉज मेरे हस्बैंड की जॉब रहती है 10 बजे, तो हम लोग 7 बजे निकल गए थे। और सिरौली से बरेली 2.5 घंटे का रास्ता है। हम लोग सिरौली से आधे घंटे की दूरी पे पहुँचे थे। हम लोग नॉर्मली बातें कर रहे थे और स्पीड में थे, ये बात सच थी, स्पीड में थे। और अचानक सामने से एक मिल्क वैन आई, वो भी काफ़ी स्पीड में थी। आसपास जंगल एरिया था, रोड खाली था, आसपास कोई लोग नहीं थे, ट्रैफिक नहीं था बिकॉज मॉर्निंग टाइम था। तो सडनली हमारी टक्कर हुई। क्या हुआ, कैसे हुआ, वो आज भी पूरा लाइव टेलीकास्ट मेरे आंखों के सामने घूमता है। वो गाड़ी हमारे गाड़ी के सामने आई, बिल्कुल बैलेंस गया और एकदम से सडनली टक्कर हो गई। मेरे हस्बैंड का पूरा सर फट चुका था, जो कि मैं कुछ बातें यूट्यूब पे भी शेयर नहीं कर सकती हूँ बिकॉज ऑफ कम्युनिटी गाइडलाइंस। और वो जो मिल्क वैन थी मेरे हस्बैंड के तो सर से टकराई और शोल्डर से टकराई थी, तो उनकी वहीं पे डेथ हो गई थी, जिसका अंदाज़ा मुझे बिल्कुल भी नहीं था। क्योंकि जब मैं गिरी थी, मैं काफ़ी दूर जाके गिरी थी अपने हस्बैंड से, और वो वैन जो थी वो मेरे घुटने से टकराई थी। और मेरी इतनी लक ख़राब थी, जहाँ पे मेरा घुटना था और वैन थी, वो वैन वहाँ से कटी हुई थी, बहुत शार्प थी। लोहे का पार्ट वहाँ से कटा हुआ था, जिसने बहुत ही शार्पनेस के साथ मेरा जो नी है वो पूरी तरह से कट कर दिया। पूरा जो नी का स्किन होता है या पूरा जो नी का पार्ट होता है वो बुरी तरह से कट कर दिया। और मैं बहुत दूर जाके गिरी थी। मेरे पूरे पैर में, मेरे एल्बो पे, मेरे फिंगर्स पे, मेरे पैर के फिंगर्स पे बहुत जगह चोट लग चुकी थी। मैं उस हालत में नहीं थी कि मैं हिल भी पाऊँ, उठना तो बहुत दूर की बात है।
और धीरे धीरे करके वहाँ पे लोग जमा हो गए। अच्छा, जो मिल्क वैन थी वो तो टक्कर करके फुल स्पीड में भाग गई और आज भी उस बंदे की सिर्फ गाड़ी वहाँ पे पुलिस स्टेशन में जमा है, वो बंदा गायब है। अब तो मुझे भगवान से भी कोई उम्मीद नहीं बची, बिकॉज सारा विश्वास लोगों ने तो तोड़ा, लेकिन भगवान ने भी विश्वास तोड़ दिया कहीं ना कहीं। बचाने वाला भगवान है, लेकिन अफसोस होता है मुझे कि क्यों बचाया गया मुझे। बिकॉज एक झटके में मर जाना बहुत आसान होता है, लेकिन जिंदा रह के बच जाना और वो हर पल मरते रहना ना, वो मौत से भी बदतर होता है, जो कि मेरे साथ हो रहा है। बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन ये सब कैसे हुआ या मुझे एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा था कि मेरे साथ ये सब हुआ है, मुझसे एक्सपेक्ट नहीं हो पा रहा था। मैं लाइक मुझे कुछ भी होश नहीं था, मुझे दर्द हो रहा था, मैं चीख रही थी, मैं गिर चुकी थी, पूरी तरह से उठ नहीं पा रही थी। बट हमारे आसपास बहुत सारे लोग जमा हो चुके थे और ये एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा था गाइस। मैं बोलूँगी आपको, जब भी किसी की भी हेल्प करने का मौका मिले, चाहे फिर वो जानवर हो या इंसान, या किसी की भी हेल्प करने का अगर किसी भी तरह से मौका मिले और आप कर सकते हो तो प्लीज़ करो, प्लीज़ करो। क्योंकि कभी ऐसा टाइम भी आ सकता है कि उस जगह पे आप हो या आपकी फैमिली में से कोई, वहाँ के लोग, वहाँ की लेडीज़ तो बहुत ही घटिया है। इसकी बेटी, उसकी बहू, उनके अलावा उनको कुछ नहीं सूझता है। जो भी ट्रॉमा क्रिएट करती हैं, लीव इट, लेडीज़ तो लीव इट, लेकिन वहाँ पे जो लोग देखे मैंने एक्सीडेंट के टाइम, उनसे भी मेरा विश्वास उठ गया। क्योंकि हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड रोड पे पड़े थे, हमारी ऐसी हालत थी, लेकिन नो वन, लाइक एक सिंगल पर्सन भी नहीं था जो कि हमारी हेल्प कर सके, जबकि वहाँ पे मोर देन 100 पीपल्स जमा हो चुके थे। मैंने अपने इन-लॉज को और ऑल्सो अपनी फैमिली में इन्फॉर्म किया था, कॉल किया था, लेकिन उनको आने में थोड़ा टाइम लगा। और ये सारी सिचुएशन जो हुई, अराउंड 45 to 50 मिनट्स हम लोग रोड पे पड़े थे, लेकिन कोई हमें टच भी नहीं कर रहा था, ना कोई हमारी हेल्प कर रहा था, ना कोई एम्बुलेंस को बुला रहा था, ना कोई पुलिस को बुला रहा था, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई हेल्प नहीं। 45 मिनट्स वहाँ पे रहने के बाद मेरा ज़ख्म, मेरा नी पूरी तरह से कट चुका था और वहाँ पे धूल, मट्टी, मैल सब मेरे पैर पे। मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मेरी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ वहाँ पे रीच हुए तो वो भी अपने बेटे की ऐसी हालत देख के लाइक डिप्रेशन में जा चुके थे। और उसके बाद मुझे एम्बुलेंस में ले जाया गया और मैं अपने एक्सीडेंट के बाद 3 लोगों के लिए बहुत थैंकफुल हूँ। एक तो मेरे हस्बैंड के चाचा जी, ऑफ कोर्स मेरे भी चाचा जी हुए, उनका मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ क्योंकि उन्होंने ही मुझे सही टाइम पे हॉस्पिटल पहुँचाया था। अगर वो मुझे टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुँचाते और 1 घंटे की भी लेट हो जाती तो डॉक्टर्स ने यही बोला था कि हम इनका पैर किसी भी लाइक दवाई से, सर्जरी से नहीं बचा सकते थे। सेकेंड, माय पापा, क्योंकि मुंबई में हमारा घर, हमारा शॉप, सब कुछ वो छोड़ छाड़ के बेटी के लिए बरेली आए और वहाँ पे 1.5 महीना उन्होंने मेरे साथ स्टे किया। नींद, उठना, बैठना, खाना पीना उनका सब बर्बाद हो चुका था मेरे वजह से। फाइनेंशियल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं वो आज भी बिकॉज ऑफ मी। अपनी बेटी को बचाने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया, अपने पूरे एफर्ट्स लगा दिए हैं आज तक भी। एंड थर्ड, माय जीजू, जिन्होंने काफ़ी हद तक मेरी सेवा की है। तो ये 3 पीपल्स के लिए मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ और जिनकी वजह से आज मेरा पैर लाइक मुझे उम्मीद है कि मैं एक दिन चल पाऊँगी, ठीक हो जाऊँगी। यस, बट टाइम लगेगा। इसमें ले जाने के बाद मुझे एम्बुलेंस में ही वहाँ पे फर्स्टली तो टीटी का इंजेक्शन लगाया गया जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और उसके बाद मेरे हाथ में और ऑल्सो पैर में वेन लगाया गया ग्लूकोज के लिए, बिकॉज मेरा ब्लड लॉस नहीं रुक रहा था। सबसे मेजर इशू था मेरा ब्लड रुक नहीं रहा था, बहुत बड़ा कट था, तो इट वॉज नॉट पॉसिबल कि वो किसी भी तरह से पट्टी बांध के या कुछ भी करके लाइक ब्लड को रोक सके। और बरेली तो बहुत बड़ा शहर है, लेकिन सिरौली जो है वो एक गांव है, तो इट वॉज नॉट पॉसिबल कि मुझे सडनली सिरौली से बरेली पहुंचाया जाए, क्योंकि सिरौली से सिर्फ आधे घंटे के बाद हमारा एक्सीडेंट हुआ था। 2 घंटे बाद
डिस्टेंस और था जब मैं बरेली पहुंच सकती हूँ, तो वहाँ पे जो एक स्मॉल हॉस्पिटल था बीच में, लाइक गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, बहुत छोटा सा हॉस्पिटल था, और मुझे वहाँ पे ले जाया गया। फर्स्टली तो यही सजेस्ट किया कि आप इनको बड़े हॉस्पिटल में लेके जाओ, सडनली जल्द से जल्द लेके जाओ। लेकिन वहाँ पे उन्होंने ट्राई किया कि मेरा जो नी में ब्लड है वो रुक सके, पूरा का पूरा स्पिरिट जो होता है बॉटल, वो उन्होंने मेरे घुटने पे डाल दिया। एंड वो जब मेरे पैर पे उन्होंने वो लिक्विड डाला और जो मेरी चीखें निकली है, पूरी हॉस्पिटल पूरी एरिया ने सुनी होगी, बिकॉज मुझे इतना हद तक जला, वो ऐसे लग रहा था किसी ने जिंदा आग लगा दी हो, इतना पेनफुल था, वर्ड्स में मैं बयान नहीं कर सकती। और लिटरली मैं अपने मरते दम तक ये एक्सीडेंट नहीं भूल पाऊंगी। उस हॉस्पिटल में जस्ट रफली पट्टी बांध के और मुझे फटाफट बरेली के सुशील हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। और वहाँ पे पहले तो एक्सरे वगैरह निकाला गया कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है। मेरा जब एक्सीडेंट हुआ था, मैं अपनी हड्डियों को लाइव देख रही थी, क्योंकि मांस तो पूरा कट चुका था, और मेरी जो नी की जॉइंट वाली जो हड्डी होती है, दोनों हड्डी ब्रेक हो चुकी थी, टूट चुकी थी। तो वो तो साफ साफ मैं खुद भी देख पा रही थी। उसके बाद एक्सरे रूम में ले जाया गया और 1-2 घंटे के बाद मुझे आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। और आईसीयू में शिफ्ट करने के बाद 2 से 3 घंटे बाद मेरा बहुत बड़ा मेजर सर्जरी हुआ था, जो कि मुझे पैर में रॉड्स पड़े थे, एक्सटर्नल रॉड्स पड़े थे, और इंटरनल जो मेरा बोन ब्रेक हुआ था वहाँ पे 2 स्क्रू फिट है, जो कि लाइफ टाइम के लिए फिट है। तो रॉड्स क्यों पड़े थे? क्योंकि जो मेरी थाइस वाली हड्डी है वो लेफ्ट साइड मुड़ चुकी थी, और जो मेरी नी से नीचे पैर तक की हड्डी है वो राइट में मुड़ चुकी थी। ऑल्सो एंकल लेंथ में मेरा बोन फ्रैक्चर हुआ था। ऑल्सो नी पे जो दोनों बोन्स है जॉइंट्स पे, वो दोनों ही ब्रेक हो चुके थे। और पैर के नीचे साइड भी मेरा स्किन पूरी तरह से कट चुका था। तो मेजर सर्जरी हुआ था। रॉड्स इसीलिए पड़े थे क्योंकि जो हड्डियाँ बिल्कुल ऑपोजिट में मुड़ चुकी है, उसको सीधा करने के लिए बहुत पेनफुल होता है गाइस। वैसे तो ये बेहोश करके सर्जरी होती है, लेकिन आपकी हड्डियों में ड्रिल मशीन से होल किया जाता है और वो रॉड्स फिट की जाती है। एटलीस्ट फॉर 35 डेज वो रॉड्स मेरे पैर में थी। मेरा पैर एकदम स्ट्रेट, न मैं लेफ्ट मुड़ सकती थी न राइट मुड़ सकती थी, वो एकदम स्ट्रेट। और ऑल्सो जो मेरे घुटने पे थे स्टिचेस लगाए गए थे, रफली स्टिचेस लगाए गए थे, बिकॉज स्किन तो पूरा कट चुका था। थोड़ा बहुत जो स्किन बचा था उसमें इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो चुका था, बिकॉज 45-50 मिनट्स मैं रोड पे पड़ी रही थी। धूल, मिट्टी, मैल, रेती, सब कुछ उसमें जा चुका था। फर्स्ट ऑपरेशन जो हुआ था वो शाम को 7 बजे हुआ था और लगभग 12:30 बजे तक चला था। ज़्यादा होश तो नहीं था ऑपरेशन के बाद, बिकॉज एनेस्थीसिया दिया गया था और पूरा हालत ख़राब था। सुबह को जब प्रॉपर होश आया 6-6:30 बजे, पापा को देखा, उनको रोते हुए देखा, खुद से ज़्यादा उनको ब्रोकन फील होते हुए देखा, खुद से ज़्यादा रोते हुए उनको देखा। पे बीतती है वही जानता है, कोई और नहीं समझ सकता है, कोई और फील नहीं कर सकता है। नहीं कोई भी कितना भी करीबी फैमिली मेम्बर हो, फ्रेंड्स हो, सब लोग बोलते हैं दिलासा देने के लिए, पिंकू रिलैक्स, आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन यार, बट नो वन कैन अंडरस्टैंड माई पेन, नो वन, लिटरली नो वन। बेटी जो गाड़ी पे अपने पापा को घुमाती थी, आज उसकी ऐसी हालत है कि वो अपने पैरों पे खड़ी तक नहीं हो सकती है, इतने रॉड्स डले हुए हैं उसे। और एम्बुलेंस में बरेली से मुंबई ले जाया गया है उस बेटी को। उस बाप पे क्या बीती होगी ये भी कोई नहीं समझ सकता है। सिर्फ बच्चे अपने पेरेंट्स को देख के उनकी हालत फील कर सकते हैं। दिन मुझे आईसीयू में रखा गया था और उसके बाद 3 से 4 दिन के बाद एक दूसरी सर्जरी होनी थी, क्योंकि जो मेरा स्किन कट गया था उसके आसपास का जो बचा कुचा स्किन था उसमें इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो गया था। दवाइयाँ स्टार्ट थी, ब्लड लॉस की वजह से ब्लड चढ़ाया गया, प्लाज्मा चढ़ाया गया, लेकिन स्टिल इन्फेक्शन बहुत हद से ज़्यादा था। तो डॉक्टर्स को वो स्किन कट करना पड़ा। ये दूसरा सर्जरी था मेरा
और फिर 1 वीक के बाद तीसरा सर्जरी किया गया। अगेन जो बचा कुचा तीसरा पार्ट था स्किन का वो भी इन्फेक्शन की वजह से डैमेज हो रहा था, जो कि कट करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर वो कट नहीं किया जाएगा तो पूरे पैर में इन्फेक्शन फैल सकता है, जिसकी वजह से पूरा पैर डैमेज हो सकता है। 13 दिन के बाद मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया और मैं घर पे आई थी, मतलब बरेली वाले अपने ससुराल वाले घर पे थी, वहाँ पे ही ले जाया गया, क्योंकि मेरी ऐसी हालत नहीं थी कि मुझे यहाँ पे ले जाया जाए, डॉक्टर अलाउ नहीं कर रहे थे। तीसरे सर्जरी के बाद मेरे घुटने में एक मशीन फिट किया गया था, वायर और मशीन, एक छोटा सा जो लाइट पे चलता था, बिकॉज मेरा पूरा जख्म ओपन था, गीला था, इन्फेक्शन था, तो उसमें जो भी मॉइस्चर था वो मशीन में आता रहता था, लाइक मेरे ज़ख्म से वो मॉइस्चर उसमें कलेक्ट होता था, जो कि बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जो एंड वाली मेन सर्जरी थी वो थी प्लास्टिक सर्जरी, स्किन ग्राफ्टिंग सर्जरी, जो कि की जाती है आपकी बॉडी से स्किन निकाला जाता है और ज़ख्म पे स्टिच किया जाता है। क्योंकि अगर आपकी बॉडी पे कहीं पे ज़ख्म है या ऐसी कोई सिचुएशन हो रही है तो एक लेयर भी आपकी स्किन का बचा हुआ है, तो चांसेस होता है कि वहाँ पे दूसरे लेयर स्किन के दवाइयों से आ सकते हैं। लेकिन पूरा का पूरा मास कट चुका है तो वहाँ पे किसी भी दवाई से ऐसा पॉसिबल नहीं है कि स्किन आना खुद से स्टार्ट हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन में, या फिर अगर आपका स्किन या बॉडी पार्ट कहीं से जल गया है, ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर्स क्या करते हैं, आपकी बॉडी में से, स्पेशली थाइस में से या फिर आपकी बेली पार्ट में से स्किन निकालते हैं, जो कि बोलते हैं डोनर एरिया, जो कि खुद की बॉडी का स्किन होना चाहिए, किसी और का नहीं लगा सकते। स्किन निकाल के और वहाँ पे स्टिच किया जाता है, जिसको स्किन ग्राफ्टिंग कहते हैं या फिर प्लास्टिक सर्जरी भी कहते हैं, और काफ़ी पेनफुल होता है यार, बहुत पेनफुल होता है। वो सर्जरी तब तक पॉसिबल नहीं था जब तक कि मेरा ज़ख्म थोड़ा ड्राई नहीं होता और ब्लड फ्लो नहीं आता वहाँ पे। पहले तो मेरा ब्लड लॉस बहुत हो चुका, लेकिन इतना हो चुका कि मेरा ज़ख्म जो है वो पेल येलो हो चुका था, पीला पड़ चुका था, वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं था। और जब तक ब्लड सप्लाई नहीं होगा, डॉक्टर्स ने यही बोला था कि हम अपनी पूरी ट्राई कर रहे हैं, लेकिन बिकॉज ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, बस कोशिश ही कर रहे हैं। और जब तक ब्लड सप्लाई नहीं होगा उस एरिया में, तब तक ठीक होना इम्पॉसिबल है, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। देन मनोना धाम है वहाँ पे, बरेली से 1-2 घंटा, खाटू श्याम जी का एक धाम है जो कि मनोना धाम से फेमस है। और वहाँ पे जो महाराज हैं वो बाबा जी हैं, गुरु जी भी बोल सकते हो, बाबा जी भी बोल सकते हो। वो वहाँ पे 20 रुपीज़ का एक पानी का बॉटल मिलता है और वो पढ़ के देते हैं। आपको कोई भी इशू है, मेजर इशू है, कैंसर तक का अगर आपको इशू है तो आपको ठीक हो जाएगा। वहाँ पे जाओ, और नहीं जा सकते हो तो किसी और को भेजो, आपके नाम की वहाँ पे अर्जी लगाएं और आपके लिए वो जल लेके आएँ, क्योंकि वो जल इतना पावरफुल है। देखो, मानो या ना मानो, ये तो अपनी अपनी श्रद्धा की बात है, लेकिन मेरे साथ तो यार पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो पीने के बाद ही मैं ठीक होना स्टार्ट हुई थी। और मुझे तो बहुत बिलीव है खाटू श्याम जी में, तो ट्राई कर सकते हो। मनोना धाम की बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। कुछ लोग मानेंगे, कुछ लोग मुझे बेवकूफ़ बोल सकते हैं, बोल दो यार, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अब। और फाइनली ग्रीन सिग्नल डॉक्टर्स की तरफ से मिल चुका था कि रिकवरी स्टार्ट हो चुकी है। उसके बाद एक माइनर, देखो फर्स्ट तो हुआ मेजर सर्जरी, उसके बाद 2 माइनर सर्जरी, और उसके बाद 4th भी माइनर सर्जरी था, जो कि वापस स्टिचेस जो लगाए गए थे वो पूरे ओपन किए गए। अंदर से 7 स्टिचेस दूसरे लगाए गए थे, और उसके बाद फिर से वो वाला वायर कनेक्ट किया गया, जो कि पहले वाला मशीन वायर ख़राब हो चुका था, दूसरा वायर कनेक्ट किया गया। और उसके बाद डॉक्टर ने ग्रीन सिग्नल दिया था कि 1 वीक के अंदर हम लोग फाइनल सर्जरी कर सकते हैं स्किन ग्राफ्टिंग का, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट और मेजर सर्जरी था। और डॉक्टर ने 70% या 75% चांसेस दिया था कि सक्सेस होगा सर्जरी। और 11 नवंबर को मेरा लास्ट सर्जरी हुआ था। 11th उसके बाद
स्टेपल वाले काफ़ी ज़्यादा स्टिचेस मुझे लगे थे, अराउंड 35 to 38 स्टेपल वाले स्टिचेस लगे थे मेरे पूरे नी पे। थाइस से स्किन कट करके निकाला गया था और वो नी वाले हिस्से पे जहाँ पे पूरा ज़ख्म था वहाँ पे पूरा स्टिच किया गया था। और 7 टाँके अंदर ज़ख्म के अंदर लगे हुए थे, 3 टाँके मेरे पैर के नीचे लगे हुए थे और 4 से 5 धागे वाले टाँके लगे हुए थे। 60-70 टाँके, मतलब एक वो बंदी जो मैं लाइक फीवर भी होता था, सर्दी जुकाम बेसिक प्रॉब्लम, केमिस्ट के पास से जाके दवाई लेती थी, डॉक्टर के पास नहीं जाती थी, और सडनली उस बंदी की ऐसी हालत होती है कि वो 3 महीना कंप्लीट बेड पे, 1.5 महीने तक कंप्लीट रॉड्स, आप हिल भी नहीं सकते हो, लेफ्ट राइट भी नहीं हो सकते हो, इतनी सारी एंटीबायोटिक्स खाना, दिन की 30-40 गोलियां खाना, उसमें एंटीबायोटिक्स के वो साइड इफ़ेक्ट झेलना। सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है कि आपका स्किन डार्क होने लगता है। दूसरा साइड इफ़ेक्ट मेजर, आपके हेयर फॉल पानी की तरह आपके हेयर्स बहते हैं। ये देखो आई थिंक कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा है। आज भी जस्ट ऐसे करने से हेयर फॉल पानी की तरह वाटरफॉल होता है, ये देखो। लेकिन ठीक है, ये सब परमानेंट नहीं है। जैसे जैसे दवाइयाँ स्टॉप होगी, जैसे जैसे रिकवरी स्टार्ट होगी, तो ये सब बातें कम होने लगेगी, हेयर फॉल ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे और नॉर्मल बैक टू हेयर ग्रो होने लगेगा। और जो स्किन डार्कर हो चुका है वो तो ज़्यादा खैर नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर आप इमोशनली डैमेज्ड हो ना, तो वैसे भी कोई चीज़, चाहे आप कितना भी अच्छा खान पान कर लो, काम नहीं करेगी। 15 तारीख को मेरे कुछ टाँके खुले थे और रिमेनिंग जो स्टिचेस थे, आई वॉज वेरी अनलकी कि मेरे बर्थडे वाले दिन ही मेरे रिमेनिंग स्टिचेस 20 नवंबर को वो ओपन हुए थे और 24 नवंबर को हम लोग बरेली से मुंबई एम्बुलेंस में आए थे, लेटे लेटे, बिकॉज उठना तो मुझे अलाउड नहीं था और पैर को हिलाना भी अलाउड नहीं था, बिकॉज जो स्किन निकाल के वहाँ पे स्टिच किया गया था वो अभी काफ़ी नाजुक था, तो पैर भी हिलाना नहीं था क्योंकि स्किन इधर उधर हिल ना जाए। लेकिन जब तक मैं बरेली में थी, हॉस्पिटल एम्बुलेंस, घर से हॉस्पिटल एम्बुलेंस, और आज भी मेरी लाइफ वही बनी हुई है, 4 दीवारी में कैद है। लेकिन मैं एक इंसान को और थैंक यू बोलना चाहूँगी, लाइक दिल से, जितना ध्यान मेरे खुद के फैमिली मेम्बर्स ने भी नहीं रखा है, फिर चाहे वो मेरे फैमिली मेम्बर्स हो, लाइक पापा के साइड या फिर इन लॉज के साइड, लेकिन उन लेडी ने, मेरी दी ने इतना मेरा ध्यान रखा है। माय नेबर, आज भी दी आप ये वीडियो देख रहे हो, मैं पूरी दुनिया के सामने आपको लिटरली दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। यू आर द वन। आई वॉज वेरी लकी। मैं हर बात में अनलकी हूँ, लेकिन इस बात में मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे लाइफ में आप हो, और आई विश कि हमेशा रहो। और ऑल्सो आई विश कि मुझे ऐसा चांस मिले कि मैं आपके लिए भी लाइफ में कुछ कर सकूँ, लिटरली। आई लव यू यार, आई लव यू। है मेरे बिफोर एंड आफ्टर सर्जरी के, जो कि मैं आप सबके साथ यहाँ पर शेयर कर दूँगी। वीडियो तो नहीं है मेरे पास, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई वीडियो क्लिक करने की, और मैंने अपना खुद का ज़ख्म भी जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तब देखा था, और उसके बाद जब मेरी लास्ट सर्जरी 1.5 महीने के बाद हुई थी, वो ज़ख्म कवर हो चुका, स्किन वहाँ पे लग चुका, तब जाके मैंने देखा था। मेरी हिम्मत नहीं थी। अभी कंडीशन है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। दिस इज़ मी, दिस इज़ माई रूम, ये है मेरा बेड, और कई महीनों से यही मेरी दुनिया बन चुकी है। मैं कहीं पे भी नहीं जा पाती हूँ, एक रूम से दूसरे रूम तक नहीं जा पाती हूँ यार। और जनवरी से मैंने वॉकर पे चलना स्टार्ट किया है। दिस इज़ माई वॉकर, ये सामने पड़ा है, और बहुत डिफ़िकल्ट रहा मेरे लिए ये सफ़र, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है अभी भी। ये है मेरा पैर, जो कि बुरी तरह से राइट पैर मेरा इंजर्ड हुआ था, और ये जो आप देख रहे हो मेरे नी वाला पार्ट, मैं आपको बैक कैमरा से दिखा देती हूँ। नाउ दिस इज़ माई पैर की हालत, बहुत बुरे नक्शे बन चुके हैं, और ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला पूरा पार्ट मेरा कट चुका था, और यहाँ से जो स्किन था यहाँ तक ओपन हो चुका था, फट चुका था। डॉक्टर्स ने स्टिच करके ऐसे बंद किया है। बाकी ये पूरा ज़ख्म मेरा ओपन था,
पूरी हड्डियां दिखती थी पूरा बहुत बुरी तरह से, और आज 4 महीनों के बाद कुछ इस तरह से हालत है, जो कि ये हमेशा निशान रहेगा मुझे याद दिलाने के लिए कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। ये रॉड्स के निशान है, यहाँ पे रॉड्स पड़ी थी, ऑल्सो यहाँ पे भी रॉड्स पड़ी थी 2 जगह पे, और यहाँ से मेरा स्किन निकाला गया था जो कि आज ऐसी कंडीशन में है। यहाँ से लेके यहाँ तक स्किन निकाला गया था जो कि यहाँ पे स्टिच किया गया था। ऑल्सो बिल्कुल यहाँ बीचों बीच मेरा फ्रैक्चर हुआ था नी, और ऑल्सो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे भी स्किन कट हो चुका था, यहाँ पे 3 स्टिचेस लगे थे। ये वाला जो बोन था वो इस साइड मुड़ चुका था, ये वाला जो बोन था इस साइड मुड़ गया था, और ये वाला ऊपर वाला बोन इस साइड मुड़ चुका था। दैट्स वाई उसको सीधा करने के लिए रॉड्स लगाई गई थी। मेरे दूसरे पैर पे भी बहुत बुरी तरह चोटें आई, हाथ पे, एल्बोज पे, दोनों एल्बोज पे बहुत बुरी तरह से चोट लगा था, फिंगर्स पे लगा था, यहाँ पे भी लगा था, और हर दूसरे दिन ब्लड टेस्ट होता था। हाथ फूल के डबल हो चुके थे, यहाँ पे नस में इन्फेक्शन हो गया था, फूल के डबल साइज़ की हो गई थी, जो कि 2 महीना यहाँ पे चली थी, और आज भी 5% स्वेलिंग है और हल्का दर्द है। इसमें लाइक जो फिजियोथेरेपी होती है, एक्सरसाइज वगैरह तो चालू है, बहुत पेनफुल है, और अभी तक मेरा जो नी है वो 30 से 40 डिग्री तक बेंड हो रहा है, उससे ज़्यादा बेंड नहीं हो पा रहा है। बहुत ही पेनफुल है, बहुत ज़्यादा पेनफुल है। सुबह को उठने में और रात को सोने में, रात को नींद नहीं आती है। आपका पैर लाइक सीधा है, अभी तक सीधा है। हाँ, ये थोड़ा सा प्रमोशन वाली बात है कि अब थोड़ा लेफ़्ट और राइट साइड में सो सकती हूँ, पूरा सीधा नहीं सोना है, लेकिन पेन की वजह से लाइक पूरी रात नींद नहीं आती है, ऐसे ही 4-5 हो जाते हैं। स्लीपिंग पिल्स, डिप्रेशन, एंटी डिप्रेशन पिल्स लेने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। ऐसे यूट्यूब पे बात करना तो बहुत अलग बात है, लेकिन गाइस जब वो इंसान अकेला होता है, रात का टाइम होता है या दिन का टाइम होता है, इंसान अकेला होता है, तो वो किसी ने नहीं देखा है तड़प तड़प के उस इंसान को रोते हुए। ऐसे बोलना तो खैर बहुत ही इजी है, और बोलना पड़ेगा क्योंकि मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ अपनी स्टोरी। मैंने आप सबके साथ सब कुछ शेयर किया है, तो ये क्यों नहीं। ज़िंदगी कट रही है, वॉकर के बाद स्टिक पे ज़िंदगी कटेगी, और उसके बाद कितना टाइम लगेगा खुद से चलने में कुछ पता नहीं है। आगे कौन सी दवाइयाँ कंटिन्यू करनी है या और भी सर्जरी, कुछ पता नहीं है। आगे जब डॉक्टर से मिलेंगे तब अपडेट मिलेगी मुझे, और तब मैं आप सबको इन्फॉर्म करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सत श्री अकाल।